नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर आमने सामने है। एलजी ने आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को दिल्ली के बिजली वितरण निगम बोर्ड से हटा दिया है। जिन दोनों नेताओं को हटाया गया है वो हैं आप प्रवक्ता जैस्मिन शाह और आप सांसद नारायण दास गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता। उपराज्यपाल के इस फैसले को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गैर कानूनी बताया है। कहा है कि उन्हें कैबिनेट के पुराने फैसले बदलने का अधिकार ही नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये अपमान है। आज एलजी साहब ने जो निजी व्यक्तियों को प्राइवेट डिस्कॉम के बोर्ड से हटाकर सरकारी नॉमिनीज को वहां पर लगाने का काम किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली विमेंस कमीशन घोटाला करने के बाद दिल्ली बिजली सब्सिडी घोटाला भी किया था। कैसे 2 प्राइवेट डिस्कॉम कंपनी को मोटा मुनाफा कमाया गया, भ्रष्टाचार किया गया, 11,500 करोड़ का उन्हें स्वीट हार्ट डील दिया गया जिससे कि जनता के पैसों का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उन्हें सरचार्ज लगाने दिया गया 18% पर केवल 12% पावर जनरेशन कंपनी जो गवर्नमेंट की है उनको दिया गया। इसमें 8,500 करोड़ का नुकसान हुआ। उनके ऑडिट को रोका गया जबकि दिल्ली सरकार के ऑर्डर इसके उलट थे। और ये इस प्रकार से किया गया कि जो सरकारी नॉमिनी होते हैं दिल्ली सरकार के इन प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज के बोर्ड में, उनकी जगह पर जैस्मिन शाह जैसे प्रवक्ता को, उनके सांसद के बेटे को, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया ताकि इस स्कैम को किया जा सके। साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोजाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। और अब बात करते हैं हम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की, जिसमें बीते 7 दिनों में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने मागुंता राघव रेड्डी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। राघव रेड्डी पर आबकारी नीति बनाने में भूमिका और रिश्वत लेने का आरोप है। मागुंता राघव रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद के बेटे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो बालाजी ग्रुप कंपनी के मालिक भी हैं। और अब बात करते हैं हम त्रिपुरा चुनाव की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए अब पीएम मोदी ने अंबासा और गोमती में रैलियां की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर राज्य को पीछे की ओर धकेल दिया, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के चलते त्रिपुरा अब विकास की राह पर चल रहा है। 9 फरवरी को बीजेपी ने त्रिपुरा के लिए संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार आने के लिए कई लुभावने वादे किए गए थे। चुनावी घोषणा पत्र आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, महिलाओं, छात्र छात्राओं, किसानों और आदिवासी समुदाय पर काफी फोकस करता है। पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी, उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथियों, पहले त्रिपुरा में जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो, चंदा। गाड़ी लाए
चंदा, घर बना रहे हो चंदा, दुकान खोल रहे हो चंदा। इन लोगों ने तीन दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, आज वही लोग कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस लेप की दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। हमारी सरकार दिल्ली से पैसे भेजती थी, लेकिन उस समय जो वामपंथियों की यहां सरकार थी, उसको गरीबों के घर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो त्रिपुरा के गरीबों को घर मिले ये चाहते ही नहीं थे। 5 साल पहले आपने जब डबल इंजन सरकार बनाई तो गरीबों के घर बनाने में तेजी आई। एक भी गरीब को फुटपाथ पर जिंदगी जीनी न पड़े, एक भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीनी न पड़े, ये सपना और संकल्प लेकर के हम आपके चरणों में बैठे हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उनके साथ मौजूद रहे। नड्डा ने जगदलपुर में एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के चुनावी शंखनाद कर दिया है और जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंचे हुए हैं। मंच में उनका भाषण चल रहा है और मंच से सीधे तौर से उन्होंने कांग्रेस को पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में विकास की विरोधी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी देश में विकास चाहती है, सबका साथ सबका विकास। और बस्तर के लोगों से उन्होंने अपील की है कि बस्तर को वो जिताएं और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि जिस तरीके से बीते 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय विकास हुआ और कांग्रेस की जब से सरकार आ गई है और छत्तीसगढ़ में विकास रुक गया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देने का इस मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को विकास करने वाली पार्टी कहा है। जगदलपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया की। G20 एम्पावरमेंट कमेटी की इंसेप्शन बैठक आज आगरा में शुरू हो रही है। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। क्या खास है G20 की इस बैठक में, ये बता रहे हैं आगरा में मौजूद हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला। G20 की इंसेप्शन जो बैठक है वो आज से शुरू हो रही है और ये 2 दिन तक चलेगी, यानी 11 और 12 तारीख को चलेगी। आगरा में ये इंसेप्शन बैठक हो रही है, यानी जो शुरुआती बैठक है एम्पावरमेंट कमेटी की वो आज से आगरा में शुरू हो चुकी है। और मैं जिस जगह पर ये बैठक हो रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आगरा की परंपरा है, जो छोटे उद्योग हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देने की एक जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। जो स्थानीय कल्चर है उसको भी यहाँ पर दिखाए जाने की कोशिश है, क्योंकि G20 से तमाम सारे
जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी के चलते इनको ये दिखाने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। G20 की ये जो शुरुआती बैठक है, इंसेप्शन जो बैठक है, वो इसके अलावा 2 और जगहों पर होगी, तिरुवनंतपुरम में होगी और उसके बाद में भोपाल में होगी। तो इसकी जो शुरुआत है G20 के जो इंसेप्शन बैठक की शुरुआत है वो आगरा से हो रही है। और जो एम्पावरमेंट कमेटी है उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो बैठक है ये होगी। इसमें केंद्रीय बाल कल्याण जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो इसमें शिरकत करेंगी। और इसके बाद में जो G20 एम्पावर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी अपोलो जो समूह है उसकी प्रबंध निदेशिका हैं और वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। इसमें अमिताभ कंठ जो कि शेरपा हैं G20 के, उनका भी यहाँ पर भाषण होगा। और 2 दिन तक इसमें 3-4 जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। मसलन किस तरीके से जो जेंडर इन इक्वालिटी है ख़ास तौर पर डिजिटल क्षेत्र में, उसको कैसे भरा जाए, किस तरीके से जो है वो महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए ताकि वो तमाम सारे उद्योगों का नेतृत्व करें, किस तरीके से महिला और पुरुष के बीच में जो डिजिटल गैप है, यानी जो महिलाएं हैं वो डिजिटली किस तरीके से पीछे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। और जो महिलाओं का वेतन है वो किस तरीके से पुरुषों के बराबर किया जाए, उद्योगों में कैसे जो महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। तो इन सारे मुद्दों पर जो है वो इस बैठक में चर्चा होगी। 2 दिन तक ये चर्चा चलेगी। तमाम सारे जो G20 से जुड़े हुए देश हैं उनकी जो महिलाओं का नेतृत्व है वो इसमें शिरकत करेगा, उनका यहाँ पर भाषण होगा। और फिर इस बैठक से जो चीज़ें निकल कर बाहर सामने आएंगी उसको प्रस्ताव में भी जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो इसी की वजह से ये जो G20 का एम्पावरमेंट कमेटी की जो बैठक है जिसकी शुरुआत आज से आगरा में हो रही है, महिला सशक्तिकरण उसका विषय है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो G20 का 2 दिन तक ये बैठक चलेगा। इसमें शुरुआत जो है वो इसकी हो चुकी है। आगरा को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और तमाम सारे जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आगरा से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अधिवेशन में कहा कि ये हिंदुस्तान जितना मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। मदनी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को दोस्ती की दावत भी दे डाली। देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद का वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार से दिल्ली में चल रहा है। देश और विदेश दोनों से बड़े बड़े मौलाना और हाफिज इस अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे हैं। अक्सर देश में मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वालों पर टिप्पणी करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये हिंदुस्तान जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। भारत हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। मुसलमानों की मदनी ने शनिवार को देश की भलाई के लिए RSS की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। हम RSS और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ और इनाद दुश्मनी को भूलकर
एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। हमें सनातन धर्म के फरोग से कोई शिकायत नहीं। आपको भी ध्यान कीजिएगा, आपको भी इस्लाम के फरोग से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने भी महमूद मदनी की पहल का स्वागत किया है। देखिए, जहां तक मदनी साहब कह रहे हैं कि वो उतने ही भारतीय हैं जितना और कोई है, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल वो सब देश में रहने वाले हर कोई व्यक्ति भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये कहना कि यहाँ पर इस्लाम यहाँ का धर्म है, मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समझ लग जाएगा कि वो भी सनातनीय थे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि इस देश की जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो सनातनी है, जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा उस दिन सब बातें ठीक हो जाएंगी। रविवार को अधिवेशन का आखिरी दिन है, जिसमें हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद रहेंगे। महमूद मदनी ने अपने भाषण में उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं या उनको पाकिस्तानी कह देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमानों को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मुसलमान उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि प्रधानमंत्री मोदी या मोहन भागवत। रविवार को इस अधिवेशन का आखिरी दिन है, जिसमें तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनकी घोषणा की जाएगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हो या महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश करने को लेकर के सवाल। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है और विपक्ष ने उसे जिले में प्रस्तावित रिफाइनरी के मुद्दे से जोड़ राज्य सरकार को घेरा है। विपक्षी दल शिवसेना और कांग्रेस ने तो मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर ही संदेह जताया है। इस बीच गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है। पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या से नाराज रत्नागिरी के राजापुर के निवासियों ने तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकालकर हत्यारे पंढरीनाथ आंबेडकर को फांसी की सजा देने की मांग की। आणि त्या माध्यमातून खून केलेला आहे, साधा खून नहीं है। ये सादा खून नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। एक पत्रकार को दिन दहाड़े कुचलकर मार दिया जाता है। ऐसा ही जैतापुर में पत्रकार सचिन नारकर को 2 साल पहले मारकर डाल दिया। आरोपी कहाँ है? फाइल क्यों बंद कर दी गई? ये सब अब यहाँ नहीं रुकेगा। यहाँ से मुंबई, मुंबई से दिल्ली तक, जब तक सूत्रधार नहीं पकड़े जाते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने राजापुर जाकर शशिकांत वारिशे के परिवार से मिलकर संकट की घड़ी में परिवार के साथ होने का भरोसा दिया। तो मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने मामले में राज्य सरकार पर अपना निशाना साधा। वहाँ गृह मंत्री और आज के डिप्टी सीएम ने एक जाहिर सभा ली, रैली कर ली। रैली में बताया रिफाइनरी लेके आएंगे, हम कौन रोकता है देख लेंगे। और ये वक्तव्य करने के बाद 24 दिन में रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारिशे की बहुत ही निर्घृण निर्मम तरीके से हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? ये महज युवायोग नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस हत्या के पीछे बड़ा सूत्र है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएम को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है मेरी उंगली किसके तरफ है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज या फिर सिटिंग हाईकोर्ट जज से हो और जांच की सारी डिटेल्स और जांच की सारी रिपोर्टिंग उस कमेटी को ही हो, उस कमीशन को ही हो, और ना कि सरकार को हो, क्योंकि सरकार का भी हाथ इसमें हो सकता है। ऐसी संदेहास्पद स्थिति है। इस बीच मामले को तूल पकड़ता देख गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निष्पक्ष जांच के लिए राज्य पुलिस प्रशासन को वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया। पत्रकार शशिकांत वारिशे ने अपने अखबार में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समर्थन वाले बैनर पर गंभीर अपराध के आरोपी का फोटो कैसे, ये सवाल उठाते हुए 6 फरवरी को खबर छापी और उसी दिन दोपहर को फोटो वाले व्यक्ति ने खबर छापने वाले पत्रकार शशिकांत वारिशे के स्कूटर को टक्कर मारकर मौत की घाट उतार दिया। रत्नागिरी पुलिस ने आरोपी पंढरीनाथ आंबेडकर को गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन लोग इसे दोनों के बीच एक साधारण रंजिश न मानकर रिफाइनरी का विरोध करने वालों के खिलाफ एक बड़ी साजिश मान रहे हैं और संदेह के घेरे में खुद राज्य सरकार है। रत्नागिरी से दिलीप मुजावर और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 75,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तुर्की में 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं सीरिया में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भूकंप के चलते तुर्की के अंटाकिया और सनलियू रफा शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वहीं सीरिया के अलेप्पो शहर में भी तबाही का मंजर है। तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है कहरामनमारास। और सबसे पहला भूकंप सबसे तेज 7.8 की तीव्रता का था और वो आया था दक्षिण तुर्की और सीरिया की सीमा पर। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बता रहे हैं कि सीमा पर का हाल क्या है। तुर्की में तो मदद मिल रही है, लेकिन सीरिया अभी भी मदद से दूर है। यहाँ कई तरह की पाबंदियां इसमें बाधा बनी हुई हैं। ये तुर्की के दक्षिण का शहर किलिस है और ये आखिरी शहर है। किलिस के इस चेक पोस्ट के आगे जाकर सीरिया की सीमा शुरू होती है और क्योंकि भूकंप का जो केंद्र रहा है वो तुर्की और सीरिया की जो सीमा है वो रहा है, इसलिए जितना नुकसान तुर्की के दक्षिणी पूर्वी इलाके में हुआ है उतना ही नुकसान सीरिया के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में भी हुआ है। लेकिन जितना ज़्यादा मदद और जितना ज़्यादा मीडिया कवरेज जो है वो तुर्की की तबाही को मिल रहा है, उतना सीरिया की तबाही को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। एक तो सुरक्षा के जो हालात हैं सीरिया में वो ठीक नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई भी जो संस्था है वो जाने से पहले सोचती है। दूसरी अहम बात है कि यूएन का सैंक्शन जो है या जो अमेरिका का जो प्रतिबंध है उसकी वजह से भी वहाँ पर मदद पहुँचने में देर हो रही है। जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से कोई भी संस्था वहाँ पर मदद देने से पहले सोच रही है और इसीलिए यूएन पे आरोप लग रहा है कि वो अनदेखी कर रहा है सीरिया में हुई तबाही का। जिस तरह से हमने देखा कि तुर्की में जो मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बड़ी मशीनें और बहुत सारे देशों के जो टीम है वो पहुंची है, रेस्क्यू टीम पहुंची है, उस तरीके से जो रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो सीरिया में नहीं पहुंची और इसके पीछे की वजह भी जो प्रतिबंध है वो है। हालांकि अमेरिका ने 180 दिनों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है ताकि कोई भी संस्था जाकर यहाँ मदद दे सके, लेकिन सीरियाई लोगों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है। खासतौर पे जो व्हाइट हेलमेट है जो कि संस्था है जो सीरिया में मदद लेकर पहुंची, उसका ये आरोप है कि जो यूएन का जो एटीट्यूड है, उसका जो रुख है वो एक ज़्यादा संकट पैदा करने वाला है, क्योंकि अगर मदद नहीं पहुंचती है सीरिया में तो वहां पे मौत की तादाद ज़्यादा हो सकती है। अभी तकरीबन 4,000 के आसपास मौत यहाँ हुई बताई जा रही है। हालांकि जो अनऑफिशियल फिगर है उसके मुताबिक 11,000 से ज़्यादा की मौत जो है वो सीरिया में हो चुकी है। तो ऐसे में अगर मदद वहाँ नहीं पहुँचती है, जिस तरह से मलबे से लोगों को निकालने का काम तुर्की में हुआ है उस तरह से सीरिया में नहीं हो रहा है। जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों की जो मदद है वो सीरिया जो तुर्की में पहुंची है वो सीरिया में नहीं पहुंच रही है। तो इन सब वजहों से आने वाले दिनों में मौत का जो आंकड़ा है वो सीरिया में बढ़ सकता है। यहाँ से अलेप्पो जो शहर है सीरिया का वो 60 किलोमीटर से भी कम दूर है और कल जो वहाँ बशर उल असद जो हैं वो खुद पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर घायलों से हालचाल पूछा। ये एक और कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है कि क्योंकि जो भूकंप आया है उसमें जो सरकारी कब्जे वाला इलाका है, सरकारी आधिपत्य वाला इलाका है वो भी है और विद्रोहियों के कब्जे वाला जो इलाका है वो भी एक बड़ा इलाका है। तो ऐसे में असद की जो सरकार है वो चाहती है जो एड आए वो उनके ज़रिए आए और वो डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि जो अपोजिशन हेल्ड जो इलाका है वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहनुमाओं का कहना है कि ये होगा तो शायद उन तक मदद नहीं पहुंचेगी और उसमें जो एक तरह से पक्षपात है वो होगा। तो ये भी एक रस्साकशी है जो चल रही है वहाँ पर और इस वजह से भी मदद को लेकर एक जो एक भ्रम की स्थिति है वो बनी हुई है।
तो अब जो नज़र लगी है इस बात पर कि किस तरीके से यहाँ जो सीरिया में जो है वो मदद पहुँचे। लोग अभी भी वहाँ पर मदद को मोहताज हैं। जो विद्रोहियों वाला इलाका है, तकरीबन 45 लाख वहाँ की आबादी है, जहाँ पे 40 लाख आबादी वैसे भी जो मानवीय सहायता है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, उसके सहारे अपनी ज़िंदगी जीती है। और इस भूकंप के बाद जो तबाही मची है उसमें और ज़्यादा उनका आश्रय जो है वो बढ़ गया है ह्यूमैनिटेरियन एड पर। लेकिन सवाल है कि क्या उस मुताबिक एड वहाँ पर पहुँचेगा। यूएन की आलोचना की जा रही है, जो सीरिया की तरफ से कुछ संस्थाएं जो हैं वो आलोचना कर रही है और वो चाह रही है कि जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए यूएन जो है उसी तरह से कदम उठाए जैसे दुनिया के देशों ने तुर्की में मदद पहुंचाने के लिए उठाई है। तुर्की की जहां तक बात है तो 95 देश जो हैं, 95 कंट्रीज, उन्होंने मदद ऑफर की और तकरीबन 60 से ज़्यादा देशों के जो टीम्स हैं वो यहाँ पर ज़मीन पे काम करती नज़र आई। लेकिन इस तरह की हालत सीरिया में नहीं है और ये वहाँ की स्थिति को और ज़्यादा विकट कर रही है। तो वहाँ खाने पीने की चीज़ों की दरकार है, उसका इंतज़ार है और देखना है कि उस पैमाने पर मदद वहाँ कब तक पहुँचती है। तो एक बहुत ही विकट स्थिति से ये जो इलाका है वो गुजर रहा है। ये बात अलग है कि 2 दिन पहले ही 14 जो ट्रक है वो यहाँ जो बब अल हवा जो एक बॉर्डर है वहाँ से 14 लॉरी जो हैं वो गई और ये कहा गया कि उसमें जो सहायता की जो सामग्री है वो भेजी गई है। हालांकि वाइट हेलमेट का कहना है कि नहीं, ये पहले से आने वाली आपूर्ति थी जो कि देर से पहुंची है और ऐसा कोई इस तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सीरिया के जो भूकंप पीड़ित हैं उनको इंतज़ार है कि कब तक उन तक मदद पहुँचती है और किस तरीके से आने वाले समय में उनकी जीवन की जो रक्षा है वो होती है। तो एक इंतज़ार जो सीरिया की सीमा में चल रही है और वो जो इंतज़ार जो है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही वो शुरू हो जाता है। तो ये एक अंतर है तुर्की में आए भूकंप का और सीरिया में आए भूकंप का। दोनों ही तरफ जो आम लोग हैं वो इससे पीड़ित हुए हैं, लेकिन एक तरफ मदद तो पहुँच पा रही है जिसके ज़रिए लोग कुछ ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन वही और तुर्की में राहत और बचाव का अभियान जारी है। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की सेना के साथ एक संयुक्त अभियान में गाजियान्तेप में एक 8 साल की बच्ची को मलबे से सुरक्षित निकाला है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को जबरदस्त भूकंप आया था। बच्ची इसके बाद मलबे में फंस गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 और लोगों को भी मलबे से सुरक्षित निकाला है, जबकि मलबे से 13 शव भी निकाले गए। और 2 दिन पहले गाजियान्तेप में एनडीआरएफ की टीम ने एक बच्ची को मलबे से सुरक्षित निकाला था। बच्ची को एनडीआरएफ के साथ भेजे गए खोजी कुत्तों की मदद से निकाला गया। बच्ची को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तुर्की में राहत के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। ये अंताक्या की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां पर वो मदद कर रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की में राहत और अभियान के लिए अपनी टीमें भेजी हैं। तो तुर्की में जारी राहत बचाव के बीच अब भी लोग मलबे से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। कल मलबा हटाने के दौरान जब अंदर से किसी की आवाज आई तो उसे सुनने के लिए वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। इस वक्त हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह भी वहीं मौजूद थे। ये जो बिल्डिंग जहाँ से मलबा निकाला जा रहा है बिल्डिंग का, यहाँ पर बीच बीच में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, सब चुप हो जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ को पकड़ने के लिए कि कहाँ से, बिल्डिंग के किस हिस्से से है, मलबे में कहाँ से वो आवाज़ आ रही है, इसके लिए वो सुनने के लिए यहाँ पे खामोशी बरती जा रही है। और ऐसा कई बार होता है, सब जो मशीन है वो बंद कर दी जाती है, लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं यहाँ पर ताकि आवाज़ के ज़रिए ट्रेस किया जा सके कि वो बच्चे जो अगर मलबे के अंदर दबे हैं तो वो कहाँ पर हैं। और ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको कि शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन
रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से भी यहाँ पर चल रहा है। आपको अगर ऑडियो नहीं आ रहा हो तो शायद इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन हटा लिया गया और अब मशीन जो है फिर से चालू, और वहाँ माइक से जो अनाउंसमेंट है वो फिर से हो रहा है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन का एक पार्ट है। सब लोग निस्तब्धता की हालत में आ जाते हैं जब ये कहा जाता है साइलेंस, इनकी अपने लैंग्वेज में, और उसके बाद आवाज़ को ट्रेस करने की कोशिश होती है कि मलबे के भीतर से कहाँ से आवाज़ आ रही है। लोकदार से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होने वाले 5 दिन के सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस सबसे बड़े एयर शो में 700 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा लेने वाले हैं। इसके लिए केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इस एयर शो में दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर होने वाले एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन भारत का रक्षा मंत्रालय कर रहा है, जिसका उद्घाटन 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस एयर शो के 14वें संस्करण में जो एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे उनमें F-21 फाइटर प्लेन, C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन, MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, जैवलिन वेपन सिस्टम, S-92 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 737-787 ड्रीमलाइनर और 777X तेजस मार्क 1A शामिल हैं। पहली बार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। जितने भी हेलीकॉप्टर्स देश में बनाए गए हैं, विकसित किए गए हैं, वो सभी फॉर्मेशन में है। डिफेंस फोर्सेस इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। देखिए यहाँ पर पीछे एक और फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो कुल 15 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स का यह फॉर्मेशन पहली बार एरो शो में किया गया और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट का ये फॉर्मेशन देखिए। और एरो इंडिया सोमवार से शुरू हो रहा है 5 दिनों के लिए। यहाँ पर जितने भी देश में विकसित किए गए एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ साथ जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, विदेशों से आए हुए कई सारे एयरक्राफ्ट अपना कर्तव्य यहाँ दिखाएंगे। लेकिन सब लोगों की नजर यहाँ पे आत्मनिर्भर फॉर्मेशन पे है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के इस लड़ाकू जहाज को देखना भी अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस लड़ाकू जहाज का इस्तेमाल हुआ था। कितने साल बीत गए हैं, लेकिन अब भी ये फ्लाई कर रहा है। ये इकलौता सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जहाज है जो अब तक बचा हुआ है, डकोटा। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद अब एरो इंडिया का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके साथ ही साथ CDS और दूसरे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद होंगे। यलहंका एयरबेस बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।